भोपाल, झीलों का शहर। जब भी कोई इसका जिक्र करता है ना तो मन में एक बहुत शांत, सुकून भरी तस्वीर बनती है। लेकिन आज हमारे पास जो कहानी है वो भोपाल की इसी शांत तस्वीर के पीछे छिपे एक अंधेरे कोने की बात करती है। शिमला हिल्स में एक वीरान जगह है जिसका नाम लोग फुसफुसाहट में लेते हैं, बूट बंगला। तो आज हम इसी बूट बंगले पर आधारित एक बहुत ही सिनेमैटिक और कह सकते हैं कि विस्तृत काल्पनिक हॉरर कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। पर हम यहाँ सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आए हैं, हम इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर पैदा करने की इसकी जो मशीनरी है वो काम कैसे करती है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि ये जो शहरी किंवदंतियां होती हैं, अर्बन लेजेंड्स, ये बनती कैसे हैं, फैलती क्यों हैं। हमारा मकसद ये समझना होगा कि कहानीकार ने डर और रहस्य का माहौल बनाने के लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक और कथावाचक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। हम सिर्फ क्या हुआ पर नहीं रुकेंगे, हम ऐसा क्यों असर करता है इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहली और सबसे अजीब बात, इसका नाम बूट बंगला। हाँ, किसी जगह का नाम ही उसके सबसे बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। सही बात है। बंगले का असली नाम तो कुछ और था, रेजिडेंसी हाउस नंबर 47। तो ये बूट बंगला नाम ये आया कहाँ से? और यहीं पर कहानी का सबसे, मैं कहूँगा, जीनियस स्ट्रोक है। नाम की वजह एक बहुत ही सरल और परेशान करने वाली शर्त पर आधारित है कि जिसने भी अंदर कदम रखा उसके पैरों से हमेशा जूतों की तेज आवाज आती रही, भले ही वो नंगे पैरी क्यों ना गया हो। ओह, ये एक लाइन में ही पूरी कहानी का सार है। ये दिलचस्प है, मतलब डर की शुरुआत आंखों से नहीं कानों से हो रही है। बिल्कुल, यहाँ डर का स्रोत कोई भयानक चेहरा या राक्षस नहीं, बल्कि एक आवाज है। और आवाज भी कोई चीख या कराहना नहीं, बल्कि चलने की एक बहुत ही साधारण आवाज है, टॉक टॉक टॉक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हॉरर में सबसे प्रभावी डर वो होता है जो सामान्य को असामान्य बना दे। एक भारी बूट की आवाज अपने आप में डरावनी नहीं है, लेकिन जब वो आवाज वहां से आए जहां उसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि खुद के नंगे पैरों से। एग्जैक्टली, तो वो आपकी यथार्थ की नींव हिला देती है। ये कहानीकार का पहला मनोवैज्ञानिक दांव है। वो आपके सबसे भरोसेमंद एहसास पर सवाल खड़ा कर देता है। मतलब आपका दिमाग कह रहा है कि आप नंगे पैर हैं, पर कान कुछ और ही सुना रहे हैं। हाँ, और ये विरोधाभास ही असली डर पैदा करता है। लेकिन सिर्फ एक रहस्यमय आवाज से तो एक पूरी किंवदंती नहीं बन सकती। उसे एक नींव चाहिए, एक इतिहास। सही बात है। और कहानी हमें ठीक वही देती है, 1942 का ब्रिटिश भारत और कैप्टन एडवर्ड ब्लैकवेल। हाँ, और ये कहानी का दूसरा मजबूत स्तंभ है। किसी भी अलौकिक घटना को अगर इतिहास की जमीन पर खड़ा कर दिया जाए तो वो ज्यादा वजनदार लगती है। कैप्टन ब्लैकवेल का किरदार सिर्फ एक भूत नहीं है, वो एक जुनूनी कलेक्टर है। अच्छा, उसे जूतों से एक अजीब सा लगाव था। सैकड़ों जोड़ी बूट थे उसके पास। ये डिटेल बहुत जरूरी है। ये हमें बताती है कि बंगले की आत्मा का जूतों से एक गहरा, व्यक्तिगत और शायद जुनूनी रिश्ता है। और फिर उसका रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना। हाँ, और पीछे सिर्फ उसके मिलिट्री बूट्स का सीढ़ियों पर मिलना। ये एक शानदार विजुअल है। बिल्कुल। एक इंसान जैसे भाप बनकर उड़ गया और पीछे अपनी पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा छोड़ गया। वो जूते एक एंकर की तरह काम करते हैं। वो अलौकिक दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ते हैं। कहानीकार ने यहाँ बहुत चालाकी से काम लिया है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ब्लैकवेल के साथ हुआ क्या। ये खाली जगह छोड़ना जानबूझकर किया गया है ताकि हमारा दिमाग खुद वहां कहानियां घड़े। बिल्कुल। क्या उसे मार दिया गया? क्या वो किसी और दुनिया में चला गया? ये अनिश्चितता उस डर को जिंदा रखती है। पर मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। पुरानी कॉलोनियल हवेली में एक अंग्रेज का भूत, ये भारतीय हॉरर में एक घिसा पिटा आइडिया नहीं लगता? क्या ये कहानी उस क्लीशे से खुद को अलग कर पाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, सतह पर ये क्लीशे जैसा लग सकता है, लेकिन ये कहानी दो तरीकों से खुद को अलग करती है। पहला, जैसा हमने बात की, यहाँ भूत का रूप नहीं बल्कि उसकी आवाज ज्यादा महत्वपूर्ण है। डर का माध्यम ही अनोखा है। ठीक है। और दूसरा, भूत का मकसद। वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता, वो किसी को मारना नहीं चाहता। उसकी एक बहुत ही अजीब और बचकानी सी मांग है, मेरे बूट वापस दो। अच्छा। ये उसकी प्रेत आत्मा को एक दुखद और जुनूनी किरदार बनाता है, न कि सिर्फ एक डरावना राक्षस। ये जुनून ही उसे क्लीशे होने से बचाता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अब कहानी 1942 से सीधे
2024 में छलांग लगाती है। हाँ, 2024 में, जहां 3 युवा फिल्म मेकर्स आरव, मिशा और फैजान इस किंवदंती की सच्चाई जानने पहुंचते हैं और उन्हें एक चाय वाले से वो क्लासिक चेतावनी मिलती है। जूते तुम्हारे नहीं होंगे, पर आवाजें तुम्हारे पीछे चलेंगी। हाँ, और ये हॉरर फिल्मों का नियम नंबर 1 है। जब कोई बूढ़ा रहस्यमयी आदमी आपको कांपती हुई आवाज में कहीं जाने से मना करे, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर हमारे पास कोई कहानी नहीं होती। वही तो। ये नजरअंदाज की गई चेतावनी वाला जो ट्रोप है, ये सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, ये आधुनिक अहंकार पर एक टिप्पणी है। अच्छा, कैसे? ये युवा जो तर्क और कैमरे पर भरोसा करते हैं, वो पुरानी लोक कथाओं को बकवास समझकर खारिज कर देते हैं, और कहानी उन्हें इसी अहंकार की सजा देती है। जब वो बंगले में घुसते हैं तो कहानी डर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करती है। पहले सिर्फ वो टॉक टॉक की अस्पष्ट आवाज, फिर किसी के आसपास चलने का एहसास, और फिर पहली साफ अलौकिक घटना, सीढ़ियों पर रखे एक बूट का अपने आप हिलना। बिल्कुल। डर की ये परतें क्यों जरूरी हैं? सीधे भूत क्यों नहीं दिखा दिया जाता? क्योंकि डर का मनोविज्ञान स्लो बर्न यानी धीमी आंच पर सबसे अच्छा पकता है। अगर आप पहली बार में राक्षस दिखा देंगे तो रहस्य खत्म हो जाता है। दर्शक उसे देख लेता है, समझ लेता है और फिर उससे लड़ने या भागने के बारे में सोचने लगता है। सही कहा। लेकिन जब डर धीरे धीरे बढ़ता है तो तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। कहानीकार यहां हमें किरदारों के साथ साथ मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। पहले वो हमारे कानों से खेलता है, फिर एहसास से, फिर आंखों से। और इसके बाद डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो दिखाई भी देने लगता है। दीवारों पर गीले जूतों के निशान उभरना। हाँ, मतलब कोई अदृश्य सैनिक आपके चारों तरफ दीवारों पर चल रहा है। ये कल्पना ही सिहरा देती है। इसका मतलब है कि खतरा अब सिर्फ माहौल में नहीं है, वो सक्रिय हो चुका है। पहले आवाज एक चेतावनी थी, एक गूंज थी, लेकिन दीवारों पर बनते निशान इस बात का सबूत है कि वो अब यहीं है, इसी कमरे में। ये खतरे को बहुत व्यक्तिगत बना देता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ बंगले की कहानी नहीं रही, ये उन तीनों की कहानी बन गई है। कहानी यहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाती है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। तीसरे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक भारी अंग्रेजी आवाज गूंजती है, Who's walking in my house? और फिर वो दृश्य जहां दीवारों पर रखे सैकड़ों जूते एक साथ जमीन पर गिरते हैं और एक सेना की तरह चलने लगते हैं। वो दृश्य ध्वनि और दृश्य भय का एक शानदार मिश्रण है। एक साथ चलते सैकड़ों जूतों की आवाज मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही ओवरवेलमिंग होती है। ये एक व्यक्ति का डर नहीं है, ये एक भीड़ का डर है। हाँ। और फिर कैप्टन ब्लैकवेल की आत्मा का दिखना। लेकिन यहां भी कहानीकार ने एक बहुत होशियार काम किया है, उसे पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत असरदार लगी। आधा शरीर छाया में, आधा रोशनी में। बिल्कुल। उसे पूरी तरह न दिखाकर कहानीकार ने हमारे दिमाग को खाली जगह भरने के लिए छोड़ दिया है। और इंसान का दिमाग हमेशा सबसे बदतर तस्वीरी बनाता है। सही बात है, जो चीज हम नहीं देख पाते वो देखी हुई चीज से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। हाँ, इसे लवक्राफ्टियन हॉरर का एक सिद्धांत कह सकते हैं। अनजाना डर जाने हुए डर से हमेशा बड़ा होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस आत्मा के पैरों में बूट नहीं है। हाँ। फिर भी उसके कदमों से जमीन हिल रही है। ये इस बात को और पुख्ता करता है कि ये आवाज भौतिक नहीं है। ये एक ऐसी गूंज है जो उस जगह की यादों में बस गई है। वो आवाज अब कैप्टन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। तीनों दोस्त वहां से भागते हैं और जूतों की सेना उनका पीछा करती है। लेकिन मेरे लिए जो इस कहानी को एक अच्छी हॉरर कहानी से एक महान कहानी बनाता है, वो इसका अंत है। अच्छा। जब वे मुख्य गेट पर पहुंचते हैं तो बाहर सड़क की मिट्टी पर सैकड़ों पुराने बूट के निशान देखते हैं। ये निशान बंगले से बाहर तो आते हैं, पर वहीं रुक जाते हैं, कहीं आगे नहीं जाते। वो अंतिम दृश्य, वो इस कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अब तक हम इसे एक हॉन्टेड हाउस यानी प्रेतवादित घर की कहानी समझ रहे थे। लेकिन वो अंतिम दृश्य बताता है कि ये घर प्रेतवादित नहीं है, ये एक जेल है। एक जेल। हाँ, वो आत्मा या आत्माएं उस बंगले की सीमाओं में कैद हैं। वो निशान जो गेट पर आकर रुक जाते हैं, वो एक अदृश्य दीवार का प्रतीक हैं जिसे वो पार नहीं कर सकते। तो ये कहानी सिर्फ डराने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह की त्रासदी भी है। बिल्कुल। एक अंतहीन इंतजार की, एक सीमा पर फंसे रहने की कहानी। वो अदृश्य सेना रोज उस गेट तक मार्च करती है और फिर वापस लौट जाती है। और ये विचार किसी भूत के हमले से कहीं ज्यादा दुखद और परेशान करने वाला है।
बिल्कुल ये कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। सही बात है। डर के साथ साथ एक तरह की उदासी भी महसूस होती है। और अंत में वो स्थानीय कहावत, बूट बंगले के आसपास रात में नंगे पैर मत चलना, क्योंकि वहां हर कदम की आवाज तुम्हारी नहीं होती। हाँ, अब ये सिर्फ एक डरावनी लाइन नहीं लगती, अब हमें पता है कि वो आवाज किसकी है। वो उन कैदी आत्माओं की है जो अपनी रोज की निरर्थक परेड कर रही हैं। और आरव की रिकॉर्डिंग में सिर्फ टॉक 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 की आवाज का आना इस बात पर मोहर लगा देता है कि ये अनुभव हमेशा उनके साथ रहेगा। वो बंगले से बाहर आ गए, पर बंगला शायद उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आएगा। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये कहानी कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली तत्वों पर खड़ी है। जी। एक अनोखा और यादगार विचार, नंगे पैर होने पर भी जूतों की आवाज, एक साफ मकसद वाला भूत जिसे सिर्फ अपने जूते वापस चाहिए, सही। डर का एक क्रमिक निर्माण जो आवाज से शुरू होकर एक पूरी सेना तक पहुंचता है, और अंत में एक ऐसा दृश्य जो कहानी को एक दुखद और गहरे अर्थ से भर देता है। बिल्कुल। और यही चीजें एक शहरी किंवदंती को जन्म देती हैं। जी। एक वास्तविक जगह, एक रहस्यमयी अतीत और एक ऐसा अलौकिक तत्व जिसे याद रखना और दूसरों को सुनाना आसान हो। जूतों की आवाज। जूतों की आवाज। ये कहानी इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि हॉरर सिर्फ डरावने चेहरों से नहीं आता, बल्कि अच्छी कहानी कहने की कला से आता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में अटक गया है। बताइए। कहानी में कैप्टन ब्लैकवेल के जूतों के प्रति अजीब से जुनून का जिक्र है। हम मानकर चल रहे हैं कि ये प्रेतबाधा कैप्टन की आत्मा की है। हाँ, ज्यादातर तो यही लगता है। पर क्या हो अगर ये नजरिया ही अधूरा हो? क्या हो अगर ये प्रेतबाधा सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों जूतों की हो जो उसने इकट्ठा किए थे? अच्छा, जूतों की? हाँ, सोचिए, हर जूते के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। उसे पहनने वाले की यादें, उसके कदमों की गूंज। क्या हो अगर वो टॉक 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 की आवाज एक भूत की नहीं, बल्कि उन सभी अनगिनत लोगों के कदमों की एक सामूहिक गूंज हो? मतलब एक सैनिक, एक मजदूर, एक अफसर? हाँ, एक राहगीर। शायद वो बंगला सिर्फ एक आत्मा का नहीं, बल्कि सैकड़ों अधूरी कहानियों का एक म्यूजियम है जो रात में जिंदा हो उठता है।